तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जैन सर आज लेके आ गया हूँ उसने कहा था अध्याय, जिसको लिखने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हमने पिछले वीडियो में देखा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का परिचय, और आज हम लोग करने वाले हैं उसने कहा था अध्याय। ठीक दोस्तों, यह अध्याय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और एक बार अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है और जिनके कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों के बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर कराते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोड़ों को चौथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बड़े नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए, दोस्तों लड्ढी वाले मतलब होता है गाड़ी वाले, क्या गाड़ी वाले, ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, करते हुए सफेद फेटो खच्चरों और बतखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। ठीक, क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। ठीक, यदि कोई बुढ़िया बार बार चित्तौनी देने पर लीक से नहीं हटती, दोस्तों अगर कोई बुढ़िया को बार बार कहने पर भी अपने रास्ते से नहीं हटती, तो उनके वचनावली की ये नमूने हैं। क्या नमूने हैं आइए देखते हैं। उसको बोला जाता है कि हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिये, बच जा लंबी वालिए। समिष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा, हे बुढ़िया बच जा। ठीक दोस्तों, अब कहानी में इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए क्या क्या होता है इस कहानी में। ठीक ना, ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। एक लड़का और एक लड़की कहाँ में आ मिले? चौक की एक दुकान पर। उसके बालों और उसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख समुदाय के हैं। दोनों सिख समुदाय के हैं। कैसे जान पड़ता था? उसका जो पहनावा, जो जो पहने हुए थे, उससे जान पड़ता था कि वह दोनों सिख समुदाय से हैं। ठीक, वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। लेकिन जो लड़का और लड़की मिले थे चौक के एक दुकान पर, तो लड़का क्या लेने आया था? मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। और यह रसोई के लिए बढ़िया, दोस्तों रसोई का प्रयोग हुआ है, इसलिए बढ़िया लेने आई होगी कौन? लड़की। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दुकानदार एक परदेसी से पूछ रहा था जो शेर भर गीले पापड़े की गड्डी को गिने बिना हटता न था। अब देखिए दोस्तों, लड़का लड़की में बात स्टार्ट होता है, यहीं से कहानी का शुरुआत होता है। तो चलिए ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। ठीक ना, तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? आइए दोस्तों, ये तीन पंक्ति का हम लोग मतलब समझते हैं। लड़का पूछता है क्या लड़की से कि तेरे घर कहाँ है? तो लड़की बताता है मगरे में। दोस्तों मगरे किसका घर होता है? लड़की का। आप लोग कमेंट में बताइएगा, कब बताइएगा कि लड़की का घर कहाँ है? मगरे में। ठीक, और लड़का का मांझे में। आप लोग याद रखिएगा क्या, कि लड़की का जो घर है वो है मगरे में। लड़की का घर कहाँ है दोस्तों? मगरे में। और लड़का का मांझे में। ठीक, यहाँ तक समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब लड़का को बोलता है कि तुम्हारा घर मांझे में है। अब लड़की को बोलती है लड़का
कि यहाँ कहाँ रहती है? तो लड़की बोलती है क्या, अतर सिंह के बैठक में, वही मेरे मामा होते हैं। अच्छा बताओ कि लड़की के मामा का नाम क्या है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि लड़की के मामा का नाम क्या है? तो लड़की के मामा का नाम क्या है? अतर सिंह। लड़की के मामा का नाम अतर सिंह, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे। मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ। अच्छा, यानी कि लड़का भी मामा के यहाँ रहता है और लड़की भी मामा के यहाँ रहती है, ठीक। उनका घर गुरु बाजार में है। लड़का के मामा का घर कहाँ है? गुरु बाजार में, ठीक। और लड़की का तो वही होता है, अतर सिंह उसका मामा होते हैं, वही मामा के यहाँ रहती है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदे देने लगा। मतलब दुकानदार का काम खत्म हुआ और इसका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। लड़का लड़की दोनों साथ साथ चले, सौदे दोनों मतलब उसको जो सामग्री दिया दोनों को साथ में दे दिया और वो लोग चलने लगे। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा। अब देखिए लड़के ने क्या मुस्कुराकर पूछता है, अब ट्विस्ट है कहानी में, आप लोग गौर से सुनिएगा। तेरी कुरमाई हो गई? दोस्तों कुरमाई का मतलब होता है सगाई। लड़का क्या पूछता है लड़की को, तेरी कुरमाई हो गई, यानी कि तेरी सगाई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया, ठीक। जब यह बात तेरी कुरमाई हो गई, जब लड़का ने लड़की से पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई, इस पर लड़की ने क्या कहा? धत, ऐसा ही कहा, ठीक। आगे देखते हैं। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अचानक मिलते ही रहते थे। कौन? लड़का और लड़की, ठीक। उसके बाद महीना भर यही हाल रहा। महीनों तक ये लोग कभी सब्जी वाले के यहाँ कभी दूध वाले के यहाँ अचानक मिलते रहते थे। महीना महीना भर, यानी एक महीना तक यही हाल चल रहा था, ठीक। दो तीन बार लड़के ने फिर पूछा, दो तीन बार लड़के ने फिर क्या पूछा? तेरी कुरबानी हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। उत्तर में क्या मिला? वही धत। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। मतलब लड़का ने एक दिन ऐसे ही चिढ़ाने के लिए लड़की से पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई? तो लड़की धत कहने के बजाय क्या कहा कि हाँ हो गई। तो लड़का बोलता है कब? तो लड़की बोलती है कल। देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। दोस्तों कढ़ा मतलब ढका हुआ होता है और सालू मतलब दुपट्टा। यह रेशम से ढका हुआ दुपट्टा तुम देखते नहीं, कल ही हुआ है मेरा कुरमाई, ठीक। लड़की भाग गई। लड़की यह बात कह के चली गई। लड़के ने घर की राह ली, यानी कि लड़का भी घर की ओर चलने लगा। रास्ते में एक लड़के को मोड़ी में ढकेल दिया। दोस्तों रास्ते में एक लड़के को मोड़ी, मोड़ी मतलब नाला, नाला में ढकेल दिया लड़के को। एक छावनी वाले की दिन भर की कमाई खोई। छावनी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई वैष्णवी से टकराकर अंधे अंधे की उपाधि पाई। यानी कि जब नहा के कोई वैष्णवी आई तो उससे टकरा गया और उससे टकरा के वो क्या बोलती है वो वैष्णवी उसको, रे अंधा दिखता नहीं तुमको, अच्छा से चल। तब कहीं घर पहुंचा। कौन? लड़का तब कहीं घर पहुंचा, ठीक दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अब कि राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जारा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। दोस्तों गनीम मतलब दुश्मन, दुश्मन उसको कहीं दिखता ही नहीं। घंटे दो घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और सौ सौ गज धरती उछल पड़ती है। कि जब घंटे दो घंटे के बाद उस पर अटैक होता है, यानी कि उसके ऊपर नहीं उसके बगल में अटैक होता है, तो बहुत ज्यादा धमाका होता है जिससे खंदक, जिसमें वो लोग रहते हैं, फौजी लोग जिसमें रहते हैं बर्फीला इलाके में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खंदक बोलते हैं। उसी के कारण सौ सौ गज धरती उछल पड़ती थी, लेकिन उसको महसूस होता था कि भूकंप आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता था, ठीक ना। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। इस जो गोला जो बरसा रहा था उसके ऊपर, तो फौजी क्या सोचता था कि इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े।
नगरकोट का जलजला सुना था। कहाँ का जलजला दोस्तों? नगरकोट का। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंडक से बाहर साफा या कूहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। देखिए, जब खंडक में वो लोग घुसे हुए थे, अगर वह अपना हाथ निकाला या मुंडी निकाला, उसको गोली लग जाती थी और वहीं मर जाता था। अगर सर पर गोली लगा तो ऑटोमेटिक ही मर जाएगा। ठीक, इसका यह कहने का अर्थ है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। न मालूम है बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। दोस्तों, उसको मालूम नहीं होता है फौजियों को। वो बोलता है ये लोग बेईमान है, पता नहीं कहाँ छिपे रहते हैं, मिट्टी में लेटे हुए रहते हैं या घास पत्तियों में छिपे रहते हैं, छिप के अटैक करते हैं लोग। ठीक, तब आता है अब लाना सिंह। लाना सिंह कौन है दोस्तों? आपको बता दें, लाना सिंह इस कहानी का हीरो है, जिसको हम लोग नायक बोलते हैं। ठीक, और 3 दिन लाना सिंह को कोई बोलता है लाना सिंह, और 3 दिन, 4 तो खंडक में बिता ही दिए, 4 दिन तो खंडक में ही बिता दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। लाला सिंह को कोई कहता है दोस्तों कि परसों तो है रिलीफ आ जाएगी, उसके बाद 7 दिन की छुट्टी हो जाएगी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहे होंगे। छुट्टी होगी तो घर जाएंगे, हाथ एकदम पूरा झटका के पेट भर खा लेंगे और सो के रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। फिरंगी मेम के बाग में क्या है? मखमल की सी हरी घास। ठीक, फल और दूध की वर्षा कर देती है। कौन? फिरंगी मेम फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं देती। उसको कहते हैं कि ये जो आप फल और दूध हमको देते हैं खाने के लिए, इसका दाम ले लो, इसका रुपया ले लो, लेकिन वह नहीं लेती। और वह क्या कहती है? कहती है तुम राजा हो, तुम जो हो राजा हो, हम तुमसे रुपया नहीं ले सकते, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ठीक, ऐसा कौन कहता है? फिरंगी मैम। ठीक, 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। दोस्तों, इसको आप लोग हाईलाइट कीजिएगा कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेले मारकर न लौटूं, तो मुझे दरबार साहब की दहेली पर मत्था टेकना नसीब न हो। अब लाना सिंह क्या कहता है? अगर मुझको हुक्म मिल जाए तो मैं 7 जर्मन को अकेला मार के लौटूंगा, अगर नहीं लौटा मारकर तो दरबार साहब की दहेली पर मेरा माथा टेकना यानी कि प्रणाम करना भी नसीब ना हो। ठीक, वहां आना भी नसीब ना हो। तो कोई कहता है पाजी कहेगा, झूठा कहेगा। कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं। यानी कलों के जो घोड़े होते हैं दोस्तों, घोड़ा जो होता है वो संगीन दुश्मन को देखकर मुंह फाड़ देता है। मुंह मतलब पीछे हट जाता है और पैर पकड़ने लगते हैं, और उसका दुश्मन का पैर पकड़ने लगते हैं कि मुझे माफ कर दो, फलना चिल्ला। ठीक, यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। यानी कि दो दुश्मन जो होता है अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो उस दिन बहुत लड़ाई हो जाता। राणा सिंह कहता है, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते दुश्मन। क्यों? सूबेदार सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। दोस्तों, जो ये लड़ाई होती है फौज का, तो इसमें जमादार और नायक का चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियां में तो जरा धस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे को बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। दोस्तों, लाना सिंह जो है सूबेदार को बोलता है कि हड्डियां आकर गई है रहते रहते, अगर एक धावा हो जाए, एक लड़ाई हो जाए तो मजा आ जाए, शरीर में गर्मी आ जाए, ठंड का दिन है। ठीक, इस तरह बोलता है। अब
बोलता है उद्यमी उठ, सिगरी में कोयले डाल। सिगरी, समझ रहे होंगे आप लोग सिगरी किसको बोलते हैं। तो उसमें कोयले डालने के लिए बोलता है, कोयला जिससे आग उत्पन्न होता है, ठीक ना। बोलता है कि बजीरा, तुम 4 जन यानी कि तुम 4 आदमी बाल्टियां लेकर खाई का पानी, खाई का पानी बाहर फेंकी, बाहर फेंको, ठीक। खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। सूबेदार कहता है कि महासिंह, अब शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे, सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। दोस्तों, यहाँ से बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पलटन का विदूषक कौन था। दोस्तों, पलटन जो होता है वो समूह होता है, उस समूह का विदूषक, विदूषक मतलब होता है जोकर, हंसाने वाला। आप लोग का भी कोई टीम होगा, आप लोग 10 दोस्त मिल के रहते हैं, उस टीम में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा जरूर होगा जो आपको हर बात पर हर समय हंसाते रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं विदूषक। क्या बोलते हैं? विदूषक, ठीक। तो वजीरा सिंह पलटन का क्या था? विदूषक था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वजीरा सिंह कौन था। तो आप बताइएगा कि पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई से बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पागल बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। अ, वजीरा सिंह क्या बोलता है कि मैं पागल बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। यह जो है, यह एक कॉमेडी बोल दिया कि मैं पागल बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सभी लोग हंस पड़े और जैसे उदास चेहरा लिए थे, सब कोई हंस पड़े एकदम, लगता है बादल फट गया उदासी का, ठीक। लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, लाना सिंह ने क्या कहा वजीरा सिंह को? आइए देखते हैं क्या कहता है कि अपनी बारी के खरबूजों में पानी दो, यानी कि जो तुम्हारा बारी है, तुम्हारा जो खेत है, उस पर जो खरबूजा लगाए हो उस पर पानी दो। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा तुमको। दोस्तों, थोड़ा हंसी आती है बात सुन के कि ऐसा खाद पानी जो तुम पानी फेंक रहा है, यह पानी अपना खेत में दो, ताकि तुमको खाद खाद पदार्थ का पूर्ण मात्रा मिल सके इस पानी से, ठीक। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। ला सॉरी, लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में? नाना सिंह उसको बोलता है, लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में हमको? तो वजीरा सिंह बोलता है, चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं, तुम लोग को शर्म नहीं होता ये सब बात बोलने में? देश देश की चाल है। वजीरा बोलता है, देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। सिख क्या है दोस्त? तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, सिगरेट वो देता है, जबरदस्ती उसको देता है, ओठों से लगाना चाहती है, सिगरेट ओठों से लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया। अब मेरे मुल्क के लिए कौन, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। वह बुरा मान गया, मेरे सिगरेट देने पर भी नहीं पीता। अब फिरंगी में हमको कौन समझाए कि सिख तंबाकू नहीं पीते, ठीक। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है दोस्तों? यहाँ पे आ गया एक कैरेक्टर जिसका नाम है बोधा सिंह। आप लोग याद रखिएगा बोधा सिंह। हम लोग पहले पढ़े कि सूबेदार हजारा सिंह, वह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा कौन है? बोधा सिंह, ठीक। अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूं, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो। वजीरा सिंह लहना को कहता है, मैं तो जानता ही नहीं कि तुम क्या करते हो रात भर। रात भर तुम अपने दोनों कंबल अपने ओढ़ने के बजाय लाना सॉरी बोधा सिंह को उड़ाते हो और अपने तो खुद सिगरी के सहारे गुजर करते हो। जो सिगरी में आग तापता है उस पे आग ताप के पूरा रात गुजार देते हो। उसके पहरे पर आप पहरा देते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। आपको जहाँ सोना चाहिए आप वहां नहीं सोते हैं, आप वहां सोने के बजाय बोधा सिंह को वहां सुला रहे हैं, ठीक। आप कीचड़ में फंसे रहते हो दिन भर।
कहीं तुम न मानने पर जाना लाना सिंह। वजीरा सिंह बोलता है किसको, लाना सिंह को, कहीं तुम न बीमार पड़ जाना, तुम न मानने पर जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिला करते, मुरब्बे नहीं मिला करते। ठीक, डरो, मेरा डर मत करो। लाना सिंह बोलता है वजीरा को कि मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेट की खड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह के गोदी पर मेरा सिर होगा, और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। बोलता है मेरा डर मत करो, मैं जब मरूंगा तो मेरे द्वारा लगाया हुआ जो आम का पेड़ होगा उसकी छाया के नीचे मैं मरूंगा, और मेरा जो सर होगा वो भाई कीरत सिंह के गोद में होगा। ठीक, यहाँ तक देख लिए दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, वजीरा ने त्योड़ी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की लगाई है, सॉरी या है दोस्तों, यहाँ होगा क्या मरने मरने की लगाई है। मेरे जर्मनी और तुरक यहाँ भाइयों, कुछ गाओ। हाँ कैसे, अब देखो, वो जो मरने मरने की रग लगाई थी कौन, लाना सिंह, तो उसके लिए एक गाना गा लिया कि, तो दोस्तों एक गाना है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि इतना तो मेरे पास समय नहीं है कि आपको मैं एक एक लाइन समझाऊं। ठीक, तो आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पर यहाँ पंजाबी में गाना दिया हुआ है, आप लोग यहाँ उसका मीनिंग समझ लीजिएगा, यहाँ सब दिया हुआ है इसका मीनिंग। ठीक, यहाँ तक आप लोग मीनिंग समझ लीजिएगा, चलिए देखते हैं। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले, इसका दाढ़ी है, दाढ़ियों वाले घरवारी सिख ऐसे लुच्चे गीत गाएंगे, ऐसा लुच्चा वाला गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर से ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। ठीक, आइए अब देखते हैं तीसरा नंबर पे क्या, हम लोग दो खत्म करिए, तीसरा नंबर पे देखते हैं अब लड़ाई के बारे में, युद्ध के बारे में अब होगा इस पे तीसरे नंबर पे। ठीक, दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के टीनों पर अपने दोनों कम अपने दोनों कंबल बिछाकर लाना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लाना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और दूसरा बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कहलाया, क्या हुआ बोधा भाई। लाना सिंह बोला बोधा को, क्या हुआ बोधा भाई, क्या है। बोधा सिंह बोलता है पानी पिला दो, थोड़ा नम्र स्वर में बोलता है कि पानी पिला दो भाई। राणा सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, ऐसे कांप रहा है। कौन, बोधा सिंह, ठंड के मारे। ठीक है, उसको जो बीमार हुआ है, बीमार हुआ इसी के कारण। ठीक, अच्छा है, मेरी जर्सी पहन लो। अच्छा, ये लो मेरी जर्सी पहन लो, तुम्हारा दांत बजना कम हो जाएगा और कपनी भी छूट जाएगी। ठीक, और तुम, बोधा बोलता है वजीरा को कि और तुम क्या करोगे। वजीर राणा बोलता है, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। तो फिर बोधा क्या बोलता है, ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। कुछ, हाँ याद आई। राणा सिंह बोलता है कि हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है। मेरे पास दूसरी क्या है, गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेमे बुन बुन कर भेज रही है। विलायत से मेमे क्या कर रही है, बुन बुन कर भेज रही है, क्या, जर्सी। गुरु उनका भला करे। यो कहकर लाना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा, कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो, बूढ़ा बोलता है राणा को, क्या भाई सच कहते हो कि मेम जो है विलायत से तुमको बुन बुन कर जर्सियां भेज रही है। बोलते हो और नहीं, झूठ, सच नहीं तो क्या झूठ। यूं कहकर नाही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी, और अब आप खाली कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी मेम की जर्सी की कथा केवल कथा ही थी। यह जो है कि मेम हमको विलायत से भेज रही है, यह सिर्फ कहानी था। क्या करने के लिए, बोधा को अपना कोट और जर्सी देने के लिए। ठीक,
ये कौन बोला था? लाना सिंह। ठीक। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। कहाँ है? मील भर की दूरी पर एक जर्मन खाई है। उसमें 50 से ज्यादा उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है। 3-4 घुमाव है। जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जाओ, उनमें जा मिलो। सबको साथ लेकर उनमें जा मिलो। किसमें? जहां 10 आदमी मैं छोड़ के आया हूं, उनके पास जाकर तुम भी मिल जाओ। ठीक। खंदक छीनकर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेंगे। हम यहाँ रहेगा, तुम जाओ वहां जाके लड़ाई करो। ठीक। तो दोस्तों, आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। फिर आपके लिए नेक्स्ट दिन लेके आएंगे, यानी कि कल कल ही लेके आएंगे इससे आगे। तो दोस्तों, आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा या क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सॉरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक दोस्तों, तब तक के लिए बाय। फिर कल मिलते हैं। बाय बाय।